हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे क्या वर्ण एवं ध्वनि के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या होता है, आता रहता है एग्जाम में वर्ण एवं ध्वनि से क्वेश्चन। ठीक है, तो वर्ण क्या है, सबसे पहले हम उसे जानने के लिए देखते हैं कि क्या वर्ण क्या होता है। वर्ण एवं ध्वनि, ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है जिसे न कि उसे न अधिक खंडों या टुकड़ों में क्या विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। वह क्या कहलाता है, ध्वनि, वर्ण या ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है। तो याद रखना क्या होता है, ध्वनि क्या होता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आ, या बोल रहा हूँ आ, या मैं बोल रहा हूँ प, या कोई बोल रहा हूँ मैं लकड़ी, तो क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें क्या है, स्वर है ना, ध्वनि है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ उसमें ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ध्वनि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। तो याद रखना क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। और वर्ण किसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसको और अधिक खंड या टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, मतलब उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है ना। तो ध्वनि की मूल ध्वनि, उस मूल ध्वनि को कहा जाता है वर्ण जिसके अधिक या अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में क्या विभक्त हम नहीं कर सकते, उसको क्या क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो याद रखना, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। और वर्ण किसे कहते हैं, यह क्या होता है, उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसमें अधिक और छोटे छोटे खंडों में हम उसे और विभाजित नहीं कर सकते हैं ना, इसको कहा जाता है वर्ण। तो याद रखना, अब वर्ण की बात करें क्या, वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या है जी, तो वर्णमाला क्या है, वर्णों की व्यवस्थित या सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो वर्ण है ना उनको व्यवस्थित रूप से, मतलब जमा कर अच्छे से लिखने वाला जो समूह होता है ना, उसे वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना क्या है, वर्णमाला क्या है, व्यवस्थित रूप से सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं ना। ठीक है, वर्णों की जो व्यवस्थित रूप होता है या सार्थक समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या बात करते हैं, हम अक्षर की बात करते हैं। तो अक्षर क्या होता है, तो वे ध्वनियाँ जिसका उच्चारण श्वास के साथ एक झटके में होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। तो अक्षर किसे कहते हैं, देखो क्या है, अक्षर और लिपि ना क्या है, लोग क्या है अक्षर और लिपि को ना दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन क्या है अक्षर अलग होता है ना। अक्षर क्या होता है, वे ध्वनियाँ जिसका उच्चारण श्वास के साथ एक झटके में होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। और यदि हम लिपि की बात करें तो भाषा को लिखकर प्रकट करने वाले निश्चित ध्वनि चिन्ह को ही ना लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो अक्षर और ध्वनि लिपि में समझ में आया। क्या है, वे ध्वनि जिसका उच्चारण श्वास में एक झटके में लिया जाता है ना, एक झटके में हम क्या है, श्वास के द्वारा एक झटके में जो ध्वनियाँ लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्षर बोला जाता है। ठीक है, और लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखकर प्रकट करने वाला एक निश्चित ध्वनि को, मतलब भाषा को जिसमें लिखा जाता है ना, लिखकर प्रकट करने वाला के जो निश्चित ध्वनि चिन्ह होता है उसको क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तो हम कुछ लिपि देख लेते हैं ना, जैसे कि हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं भाषा और लिपि। तो हिंदी भाषा का तो सबको पता है कि हिंदी भाषा का लिपि कौन सा है, तो सबको पता है क्या है, देवनागरी लिपि है ना। तो जो हिंदी है कौन से लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और जो पंजाबी है ना, जो पंजाबी भाषा है वो कौन सा लिपि में लिखा गया है, तो याद रखें क्या है, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। और जो उर्दू है जी, ठीक है, तो उर्दू कौन सी भाषा में मतलब सॉरी कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो फारसी लिपि में लिखा गया है। और जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी कौन से, इसको तो जानते हैं क्या है, रोमन लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो इनको याद रखना। आगे चलते हैं, आगे और बात करते हैं क्या, संस्कृत। तो संस्कृत है ना, वे देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है ना। तो याद रखना, हिंदी और जो संस्कृत होता है ना उसको क्या है, देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। जो बांग्ला भाषा होता है, ठीक है, बांग्ला भाषा वो कौन से लिपि में लिखा गया है, तो याद रखना बंगाली लिपि में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं क्या है, मानक हिंदी वर्णमाला का। तो मानक के हिंदी वर्णमाला की बात करें तो क्या है, मूलतः उच्चारण के आधार पर ना जो वर्णमाला होता है वे क्या, कितने वर्ण होते हैं, 46 वर्ण होते हैं। तो मूलतः उच्चारण के आधार पर, बोलचाल की भाषा के आधार पर क्या होता है, उच्चारण करते हैं उसके आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है, तो याद रखना कितनी होती है, 46 वर्ण होते हैं। और यदि हम लेखन के आधार पर बात करें, ठीक है, तो लेखन के आधार पर क्या है, जो वर्ण होता है वो कितना होता है, 52 वर्ण होता है। तो याद करना है कि जो मूलतः उच्चारण के आधार पर क्या होता है, 46 वर्ण होता है, और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो क्या होता है, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हम 52 वर्णों में देखते हैं ना, लेखन के आधार पर जो 52 वर्ण है, ठीक है, तो वो 52 वर्ण
कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 52 वर्ण मुख्यतः ना कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्वर होते हैं ना। तो जो 52 वर्ण है उसमें जो स्वरों की संख्या होता है वो कितनी होती है, 11 होती है। तो याद रखना क्या है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो टोटल क्या है, 11 स्वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें क्या है, व्यंजन की, ठीक है। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 33 होती है। तो इसको याद रखना कि व्यंजन की संख्या क्या है, 33 है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और संयुक्त व्यंजन की बात करें, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इसको याद रखना, ठीक है। और उच्छिप्त व्यंजन की बात करें तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या क्या होती है, 2 होती है। और अयोगवाह बोला जाता है ना, तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो याद रखना 52 वर्ण होते हैं लेखन के आधार पर, जिसमें स्वर 11 होता है, व्यंजन कितना होता है, 33 होता है, संयुक्त कितना होता है, 4 होता है, उच्छिप्त जो व्यंजन होता है ना वो कितना होता है, 2 होता है। और अयोग्य वाह जो होता है ना कितना होता है, 2 होता है। टोटल कितना हो गया, 52। तो कितने लेखन के आधार पर कितने वर्ण पाए जाते हैं, 52 वर्ण पाए जाते हैं, याद रखना। और मूलतः उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण पाए जाते हैं, तो आप आंसर टिक करना क्या, 46 वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करें क्या है, अर्थ के आधार में भाषा की जब सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए ना तो क्या होता है पता है भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होता है, सॉरी, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है। मैं गलत बोल रहा था कि अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो भाषा की, देखो हम उसमें क्या पढ़े कि आगे क्या पढ़े थे कि जो अर्थ के आधार पर ना, रुको एक मिनट, हाँ, हम पढ़े थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है, ठीक है। तो भाषा की यदि हम बात करें तो भाषा के सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होता है, ध्वनि होता है। लेकिन अर्थ के आधार पर बात करें ना हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थों के आधार पर, तो याद रखना क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है। और भाषा को पूर्णतः सब इकाई क्या है, वाक्य होता है। तो याद रखना भाषा की जो पूर्णतः इकाई होता है ना उसको इकाई कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, ठीक है। जो भाषा की जो पूर्णतः इकाई होता है वो कौन होता है, वाक्य होता है। और अर्थ के आधार पर यदि हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो शब्द होता है। लेकिन याद रखना क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, मतलब क्या है, ध्वनि होता है, ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर बात करें तो क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, शब्द होता है। तो याद रखना कि अर्थ के आधार पर क्या होता है, शब्द होता है छोटी इकाई। और भाषा की यदि हम पूर्णतः इकाई की बात करें तो वाक्य होता है, ठीक है। तो जैसे वाक्य होता है तो वाक्य किससे मिलकर बनता है, शब्द से मिलकर बनता है। और शब्द किससे मिलकर बनता है, अक्षर से बनते हैं। और अक्षर वर्ण में तो हम अंतर बता दिए हैं, ठीक है। अक्षर और अंतर में क्या है कि वे ध्वनियाँ जिसे उच्चारण में उपयोग होता है ना, श्वास के एक झटके में बोला जाता है उसे हम अक्षर बोलते हैं। और क्या है, वर्ण किसे कहा जाता है, तो वर्ण क्या है, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसको और अधिक खंड में या टुकड़ों में क्या है, विभाजित हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे वर्ण कहा जाता है। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य शब्द से मिलकर बनता है। और शब्द क्या होता है, अक्षर या वर्ण से मिलकर बनता है। तो याद रखना, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 52 प्रकार के होते हैं। वो भी किसके आधार पर, हर लेखन के आधार पर ना, ठीक है। तो लेखन के आधार पर क्या है, वर्ण 52 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 52 प्रकार को ना 2 भागों में बांटा गया है वर्ण को, किसमें, एक तो स्वर में और दूसरा क्या है, व्यंजन में बांटा गया है, ठीक है। तो वर्ण क्या होता है, स्वर और क्या होता है, व्यंजन होता है। तो हम स्वर की बात करें तो स्वर किसे कहते हैं, ऐसा ध्वनिया जिसके उच्चारण में ना अन्य ध्वनि की सहायता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो स्वर किसे कहते हैं, जैसे कि ऐसे ध्वनिया जिसके उच्चारण में ना अन्य ध्वनि की सहायता नहीं होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ ई उ ए ऐ ओ आओ, ठीक है, हम पढ़े ना, देखो और लिख गया है, और हो गया है वो क्या है, आव है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, ये सुधार लेना, ये आव है, ठीक है। तो जैसे हम ध्वनि के बात करें तो क्या है, जिस ऐसे ध्वनि को स्वर कहा जाता है जिसके उच्चारण के लिए क्या है, अन्य ध्वनि की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, बड़ा ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया और आ हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, अयोगवाह, ठीक है। तो अयोगवाह का कहने का मतलब क्या है, ऐसा स्वर व्यंजन जो क्या होता है, मतलब यह स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं ना, जो अयोगवाह कहा जाता है ना, वो क्या होता है, यह स्वर व्यंजन दोनों होते हैं। जो अयोगवाह होता है इसकी संख्या कितनी होती है, हम 2 देखे थे। तो इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। जो क्या होता है, अम और आहा नहीं पढ़ते हैं जी, ठीक है। तो जो अम और आहा होता है ना, अम और आहा का जो मात्रा नहीं पढ़ते हैं वो अम और आहा, ये क्या होता है, अयोगवाह होता है। मतलब यह एक प्रकार के स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो याद रखना, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। और जो क्या अयोगवाह किसे कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह क्या है, 2 है, अम और आहा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करें तो क्या है आगे, हाँ, जो स्वर होता है ना, तो स्वर को भी ना क्या है,
और भागों में बांटा गया है, 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो उसको और अन्य भागों में बांटा गया, जिसमें हम देखते हैं अग्र स्वर की बात करें, ठीक है। तो अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर क्या होता है ई ए ऐ होता है। मतलब इसे क्या, अग्र स्वर का मतलब आगे की ओर बोले जाने वाला स्वर। तो जैसे हम देखें ना, ई हो गया, तो ई को क्या बोलते हैं, हम आगे की तरफ बोलते हैं। जैसे कि ई हो गया और ए हो गया और ऐ हो गया, इसे क्या बोलते हैं, हम अग्र स्वर बोलते हैं। मतलब आगे की तरफ बोले जाने वाला। जैसे हम उच्चारण करते हैं ना अपने, तो क्या है, उच्चारण करने पर क्या होता है, हमें आगे की तरफ स्वर निकलता है ना। जैसे कि ई बोल कर देखो, ई बोल कर देखो, ए, तो ये क्या है, आगे की तरफ आता है, बोलना बोल कर देखो, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लेकिन क्या ऐसा माना गया है, ठीक है। हमारे बोलने पर नहीं, हम तो नॉर्मल ही बोल देते हैं ना, नॉर्मल बोलते हैं ई ए आई ओ ऐसे करके। लेकिन क्या है, आप बोल कर देखो, क्या है, अग्र स्वर जो माना गया है, जो थे ना वो लोग, तो इसको अग्र स्वर माना गया है। क्या, ई ए ऐ को उच्चारण के आधार पर ना क्या है, आगे की तरफ होता है, ठीक है। और मध्य स्वर किसे कहा जाता है, आ। तो जब अ की जो आवाज आती है ना, वो मध्य स्वर होता है, ठीक है। जैसे कि आ, तो अ कहाँ से निकल रहा है, मध्य से निकल रहा है, इसलिए क्या है, इसे मध्य स्वर के अंतर्गत रखा गया है। और पश्च स्वर के अंतर्गत तो बोलकर देखो क्या है, आ उ ओ आओ, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है ना। तो देखो, अब बोलकर देखो, आ उ ओ आओ, ये क्या है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पीछे की तरफ से आवाज आ रहा है। तो जो पश्च स्वर क्या है, जो पीछे की तरफ आवाज आता है, जिसमें क्या है, आ उ ओ आओ शामिल है, ठीक है। मध्य स्वर में एक ही है, आ है। और अग्र स्वर में क्या है, ई ए आई है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्या है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, तो लघु स्वर जो देखो, स्वर जितने हैं ना, तो स्वर में जो जितना जो नहीं है, जी जी आ ई उ, तो जितना छोटा वाला है ना, आ ई उ री, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो लघु स्वर में क्या रहते हैं, जो कि स्वर है ना, उसमें ना जो छोटे अक्षर है, जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, ये सब क्या है, लघु स्वर के अंतर्गत है। अब दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में जो बड़ा आ का मात्रा है ना, और बड़े ई की मात्रा है, और बड़े उ की मात्रा है, उसको लिया जाता है। तो जो बड़े आ का दीर्घ स्वर में क्या होता है, जिसे हम गुरु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि लघु स्वर, जिसमें हम क्या है, जो स्वर होता है ना, उसमें जो छोटे रहता है, जैसे कि अनार क्या बोल दिया जाए, हम लोग पहले अनार के आम क्या याद किए थे, जैसे आ छोटा आ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा उ, और ऋषि के ऋजी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है। और ये इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, ठीक है। लघु स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ या गुरु स्वर की बात करें तो क्या है, जो बड़े आ का मात्रा नहीं रहता है और बड़े ई की मात्रा रहता है, बड़ा ऊ को, तो जितना भी बड़ा जो रहता है ना स्वर, उसको इसमें ले लिया जाता है। तो दीर्घ स्वर के अंदर क्या होगा, आ ई उ आता है, ठीक है। और संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, देखो संयुक्त स्वर में मतलब ये क्या होता है, जो दो स्वरों से मिलकर बनता है ना। तो दो संयुक्त स्वर का मतलब दो स्वरों से मिलकर बनता है। तो दो स्वरों से मिलकर बना, देखो ए बोल कर देखो, ए ऐ ओ और आओ, ठीक है। तो ए ऐ ओ आओ क्या है, यहाँ क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। अब बोल कर देखो ए, ठीक है। तो एक किससे मिलकर बना है, अ और ई से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप अ और ई को एक साथ बोलकर देखो, क्या बोले, ऐ, क्या बोलेंगे हम, ऐ बोलेंगे। तो क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं, ऐ, तो ऐ शब्द क्या है, ए ही से बना है ना, ए से आ रहा है। तो ऐ का जो उच्चारण करें तो हम ए तो बोल रहे हैं, क्या देखो, ऐ बोल कर देखो, अ और प्लस ई को बोलकर देखो, ऐ, तो हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना। तो यही क्या है, ए से बना है। ए क्या किससे बना है, दो स्वर से मिलकर बना है, किससे किससे, आ और ई से बना है। तो क्या हो गया, वो ए हो गया। तो क्या होगा, ऐ हो गया। अब देखो ऐ की बात करें तो ऐ किससे बनकर बना है, एक आ से बनकर बना है और ए से बनकर बना है। तो देखो दोनों को बोलकर तो देखो, अ और ए को एक साथ बोलो, ऐ, क्या हो गया, ऐ, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐ बोल रहे हैं ना। तो देखो ठीक है, अ और ए को बोलकर देखो, आप लोग उच्चारण कर देखो ना जी, क्या होता है, अ और ए को बोलो, ऐ, क्या हो रहा है, ऐ हो रहा है ना। तो ऐ को क्या बोलते हैं, ए बोला जाता है ना। तो हम ए बोल रहे हैं ना, ऐ ऐसे करके, तो ए ऐसे करके, तो वही है, ठीक है। और जैसे ओ की बात करें तो ओ क्या है, आ और ऊ से मिलकर बना है। तो आप आ और ऊ को बोल कर देखो एक साथ, औ, क्या होगा जाएगा, औ। तो हम क्या बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं ना, ओ, औ, ओ, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, ऐसे ही करके याद रखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद औ की बात करें तो अ किससे दो स्वर से मिलकर बना है, किससे किससे, आ और ओ से मिलकर बना है। तो आ और ओ को मिलकर बोलकर देखो तो क्या, आओ, क्या, आओ, बोलो, आओ, एक बार और फिर से बोलो, आओ। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, आओ बोल रहे हैं, आओ। तो आओ क्या किससे मिलकर बना है, आ से और ओ से मिलकर बना है, जो और दोनों के एक साथ बोलो, आओ, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, आओ बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं क्या, लुप्त स्वर के। तो लुप्त स्वर किसे कहा जाता है पता है, तो जिसके उच्चारण में ना दीर्घ स्वर से अधिक समय
लगता है ना, उसे क्या कहा जाता है, लुप्त स्वर कहा जाता है। मतलब जो दीर्घ स्वर है ना जी, क्या क्या है दीर्घ स्वर, बड़ा आ का मात्रा, ठीक है, आ, ई, बड़ा ई और छोटा ऊ, ये क्या दीर्घ स्वर जो बोल रहे हैं ना, उससे ना ज़्यादा समय लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 गुना समय लगता है, जिसे क्या है त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, बोल रहा है। जैसे कि ओम, देखो हम जब क्या है बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमको ओम लिख रहा है करता था, तो हम क्या बोलते थे, ओम। तो देखो हम क्या 3 गुना से समय से ज़्यादा बोल रहे हैं ना, नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा स्वर होता है जो दीर्घ स्वर से अधिक समय से मतलब बोला जाता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है जिसको बोलने में, उसे क्या बोला जाता है, लुप्त स्वर बोला जाता है, जिसे हम 3 गुना समय मतलब 3 गुना समय लग जाता है। लेकिन हम क्या, जैसे हम स्कूल में गए थे ना तो ओम शब्द का उच्चारण करते थे, तो ओम शब्द को हम 3 गुना से अधिक समय बोलते थे ना, तो ओम को बोलकर देखो ओम, ठीक है। तो एक क्या है 3 गुना समय लगता है ना इसके लिए, ठीक है। तो जो ऐसे स्वर जिसके दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है ना बोलने में, उसे क्या कहा जाता है, लुप्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या है, मुख्यतः व्यंजन को ना 3 भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें क्या है मूल व्यंजन। यदि हम मूल व्यंजन की बात करें ना तो मूल व्यंजन मुख्यतः क्या है 33 होते हैं। और उसके बाद बात करें क्या है संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो जो मूल व्यंजन है ना, तो मूल व्यंजन कितना होता है, 33 होता है। तो क्या है इसको भी ना क्या है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, किसको, मूल व्यंजन को। तो कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है पता है, 25 है। और उसके बाद क्या है अंतस्थ व्यंजन लिखा है ना, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसकी संख्या कितनी है, 4 है। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, इसकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। तो इसको ना याद रखना, ठीक है, कि स्पर्श व्यंजन अंतस्थ, देखो जी अंतस्थ नहीं है ना, ये आगे गलत लिखा है, मतलब वो था हो गया है, वो क्या है बता रहा हूँ, ठीक है। अंतस्थ नहीं है वो, अंतस्थ व्यंजन नहीं है ना, ये देख रहे हो ना, ये अंतस्थ व्यंजन ऐसे करके, उसका नाम अंतस्थ व्यंजन नहीं है ना, ये गलत ना, टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना। ये कौन सा व्यंजन है पता है, रुको मैं लिख कर बता रहा हूँ। ये है कि कहाँ गया, रुको 1 मिनट। ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है ना, उसको क्या बोलते हैं, अंतस्थिय व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। अन क्या बोला जाता है, रुको, ये है ना, ठीक है, इसका नाम ने एक बार नोट कर लेना, अंतस्य व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। ये था नहीं है, यह है ना उसकी जगह, तो क्या बोला जाता है, अंतस्य व्यंजन, ठीक है, जिसकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार सुधार लेना, ठीक है। तो हम क्या है व्यंजन को पढ़ते हैं, तो पहले मूल व्यंजन को देखते हैं, ठीक है। मूल व्यंजन के 3 प्रकार है, तो 3 प्रकार को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या सभी व्यंजनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या है मूल व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, उसकी संख्या कितनी होती है, पहले 33 होती है, ठीक है। याद रखना मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें वही स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थीय व्यंजन और क्या ऊष्म संघर्षी व्यंजन 3 भागों में उसे बांटा गया है, ठीक है। तो हम इन तीनों प्रकार को ना एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं क्या है स्पर्श व्यंजन की ना, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। तो याद रखना क्या है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है 25 होती है, जिसमें क्या है हम देखो इसको याद रखना ना, क्या है ये कंठव्य, ठीक है, तालव्य और मूर्धन्य और दंतव्य और ओष्ठव्य, ठीक है। तो ये भी क्या है 5 समझो प्रकार के 5 भाग में है, ठीक है। क्या कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य और ओष्ठव्य, ठीक है। तो ये जो 5 है ना उसमें ना क्या है 55 क्या है तो 25 है इसकी स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जो इसमें क्या है हम 5 प्रकार के देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन, क्या क्या कंठव्य, तालव्य और मूर्धन्य और दंतव्य और ओष्ठव्य, ठीक है। जिसमें कंठव्य व्यंजन किसे कहा जाता है, तो कंठव्य व्यंजन उसे कहा जाता है जो क्या कंठ से निकले ना, जो हमारे कंठ से बोले जाने वाला ना, जो गले से बोले जाने वाला जी, जो वो नहीं होता है कंठ में बोले जाने वाला जो व्यंजन होता है ना, उसको कंठव्य व्यंजन बोला जाता है ना। तो याद रखना कंठव्य व्यंजन किसे कहते हैं, जिसे क्या है कंठ से बोले जाने वाला या गला से बोले जाने वाला जो व्यंजन होता है ना उसे कंठव्य व्यंजन होते हैं। तो कंठव्य व्यंजन की संख्या कितनी है, क्या है 5 है। तो याद रखना क्या है क ख ग घ अंगा, ठीक है। क्या है क ख ग घ अंगा, ठीक। तो कंठव्य व्यंजन की संख्या कितनी है 5 है, जिसमें क्या क्या है क ख ग घ अंगा। तो याद रखना देख बोल कर देखो ना जी, क ख ग घ अंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, है कंठ से आ रहा है ना आवाज,
ठीक है। तो कंठ से बोले जाने वाला जो व्यंजन है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कंठव्य व्यंजन बोला जाता है। जैसे बोल कर देखो, आप अपने खुद उच्चारण कर कर देखो, ठीक है, बोल कर देखो तो का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो क्या है, कंठ से आ रहा है ना। अब उसके बाद करते हैं क्या, तालव्य, ठीक है, व्यंजन की। तो तालव्य व्यंजन क्या होता है, इसे ना जीभ या जीभ क्या होता है, तालु को ना टच करता है। ठीक है, जब जीभ ना तालु को टच करता है तो उसे क्या बोला जाता है पता है, तालव्य व्यंजन बोला जाता है। इसकी भी संख्या 5 है भाई, 5 में डिवाइड है। जो 5 जो है ना, जो स्पर्श व्यंजन है उसके 5 प्रकार है, वो 5 प्रकार में 5 प्रकार के वर्ण है। ठीक है, तो जैसे हम तालव्य की बात करें तो तालव्य क्या है, जीभ जब तालु को छूटता है ना तो उसे क्या बोला जाता है, तालव्य व्यंजन बोला जाता है। तो जैसे जीभ क्या है, तालु को टच कर रहा है, तो देखो बोल कर देखो क्या क्या है, चा, छा, जा, झा, इया। तो बोल कर देखो, चा, छा, जा, झा, इया। जो जीभ है वे क्या है, तालु को टच कर रहा है ना, ऊपर की ओर टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जीभ मतलब तालु को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो बोल कर देखो, चा, छा, जा, झा, इया। तो ठीक है, ये क्या है, तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ना याद रखना। ठीक है, तालव्य व्यंजन क्या है, जो क्या है, जीभ क्या होता है जो तालु को छूता है ना उसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है, जिसमें देखो च, छा, जा, झा, इया, ये सब शामिल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मूर्धन्य व्यंजन। तो यदि हम मूर्धन्य व्यंजन की बात करें, ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो मूर्धन्य व्यंजन किसे कहा जाता है पता है तुम आपको, जो जीभ क्या जब ऊपर की ओर मुड़े ना, ठीक है, जीभ क्या होता है ऊपर की ओर मुड़े, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। तो याद रखना मूर्धन्य व्यंजन क्या है, देख मूर्धन्य, जो जीभ क्या होता है ऊपर की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर मुड़ जा रहा है उसे क्या बोलता है, मूर्धन्य। मतलब क्या है, जब जीभ ऊपर की ओर मुड़ गए ना तो धन्य हो गया। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, मूर्धन्य। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में क्या है, मूर्धन्य है एक व्यंजन, जिसे मूर्धन्य व्यंजन में क्या है, टा, ठा, डा, ढा और ना। ठीक है, देखो ऊपर की ओर मुड़ जा रहा है ना, बोल कर देखो, टा, ठा, डा, ढा, ना। तो ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, तो ऐसे याद करना। उसके बाद क्या है, दंतव्य व्यंजन। अब दंतव्य व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है, देखो दंतव्य मतलब क्या है, जो क्या होता है, जीभ क्या होता है दांत को छुए ना उसे क्या बोला जाता है, दंतव्य व्यंजन कहा जाता है। दंतव्य व्यंजन जो क्या है, दांत को टच करे, कौन, जीभ। जीभ जब दांत को टच करता है ना उसे क्या बोला जाता है, दंतव्य व्यंजन कहा जाता है। इसकी भी संख्या 5 होती है। आप बोल कर देखो, देखो ता, ता, था, दा, धा, ना। देखो जीभ क्या है, दांत को टच कर रहा है ना, बोल कर देखो, ता, था, दा, धा, ना। क्या कर रहा है, दंतव्य व्यंजन में क्या है, 5 है, जिसमें क्या है वो दांतों को मतलब जीभ क्या होता है, दांतों को टच करता है। इसे क्या बोला जाता है, दंतव्य व्यंजन बोला जाता है। उसके बाद क्या है, ओष्ठव्य व्यंजन। ओष्ठव्य व्यंजन के मतलब क्या है, दोनों ओठ क्या होता है, जोड़कर बोलने वाला जो वर्ण होता है ना उसे क्या ओष्ठव्य व्यंजन कहा जाता है। तो ओष्ठव्य व्यंजन की बात करें तो देखो बोल कर देखो क्या होता है, प, फ, ब, भ, म होता है। तो देखो प का बोल कर देखो, प, फ, ब, भ, म। क्या दोनों ओठ है ना जो, ठीक है, वो जुड़ रहा है ना। हाँ, तो ओष्ठव्य व्यंजन क्या है, ओठ से रिलेटेड है। तो ओठ क्या होता है, जब हम दोनों ओठ को ना जब जोड़कर बोलते हैं ना, जो वर्ण बोलते हैं या जो व्यंजन का बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है, ओष्ठव्य व्यंजन बोला जाता है। आप बोलकर भी देख सकते हो, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो देखो क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, 25 प्रकार का होता है, जिसमें क्या है 25 प्रकार के होते हैं, वर्ण पाए जाते हैं, जिसमें कंठव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंतव्य और ओष्ठव्य व्यंजन शामिल है। और इसमें क्या है, 55 क्या है, 5 सभी के 5 क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, कि कंठस्थ में क्या है, देखो कंठस्थ नाम से स्पष्ट है। कंठस्य के मतलब जो देखो क में क्या, कंठव्य, सॉरी कंठव्य। ठीक है, कंठव्य में देखो कंठ है ना, तो क आ रहा है तो क वर्ग याद रखना। तो क में क्या है, क, ख, ग, घ, अंगा, जो 5 है। ठीक, तो यहाँ तक 5 लेना, क से का ले अंगा ले लेना। अब अंगा के बाद क्या है, च आता है, तो च में क्या होगा, तालव्य हो गया, जो क्या है, तालु क्या, जीभ क्या होता है जो तालु को छूता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, च से आ गया तो याद रखना च करके। तो च के बाद क्या आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है, और यहाँ तक याद रख लेना। उसके बाद याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ जी। और मूर्धन्य,
मूर्धन्य में क्या होता है, जो क्या है जीभ क्या है ऊपर की ओर मुड़ जाता है। तो भाई ट से याद रख लेना, ठठेरक ठा मतलब ठीक, टमाटर के ट से, ठठेरक ठा से, डमरू डा से, ढक्कन के डा से, बांध के अड़ा। ऐसे पढ़ते थे हम लोग ना पहले, जो पहली कक्षा में थे। टमाटर के टा, ठठेरक ठा, डमरू डा, ढक्कन के डा, बांध के अड़ा, ऐसे नहीं पढ़ते थे। तो ट ठा ढा ढा ना, ये क्या है मूर्धन्य, जब क्या है वो मुड़ रहा है। और उसके बाद दंतव्य जो दांत को टच कर रहा है, तो याद रखना त से, तो ता था दा धा ना, ठीक है। उसके बाद क्या पा फा भा भा मा ओष्टव्य। तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, ये ऐसे याद रखा जाता है, ठीक है इसको। तो ये हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन, जिसमें क्या है 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन है। तो हम इस 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन को पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बता रहा हूँ, इसी में ना एक चीज़ याद रखना, ठीक है। क्या है, अब ये है ना जो इसको, तो उसको ना वर्गों में बांटा गया है, ठीक है जी। इसको कितने वर्ग में बांटा गया है, 5 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। आपको 5 वर्ग दिख रहा है, देखो पहले क्या है, पहला वर्ग, ठीक है। देखो मैं इसको नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। दूसरा वर्ग, ठीक है, तो यहाँ रहना चाहिए था, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है, ठीक है। तो पांचवा वर्ग में क्या, पहला वर्ग क्या है, क वर्ग है, ठीक है। और दूसरा वर्ग क्या है, ख वर्ग है। और तीसरा वर्ग क्या है, ग वर्ग है। और घ क्या है, घ वर्ग है। उसके बाद क्या है, अंगा का वर्ग है। तो देखो ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी नहीं है जी, ये क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग और अंग के वर्ग, ठीक है। तो इससे क्या है, इसे न क्या है 5 वर्गों में बांटा गया। तो इसको याद रखना, क्या इसके 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ग होते हैं ना, तो 5 वर्ग में क्या है ना, इसे हम आगे पढ़ेंगे जब अघोष और घोष, ठीक है। क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो अघोष किसे कहा जाता है पता है, अघोष में ना क्या है, पहला वर्ग, जैसे देखो क वर्ग और ख वर्ग को ना अघोष कहा जाता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। इसको ना हाईलाइटर का उपयोग करते हैं, एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाइलाइटर का उपयोग करते हैं हम लोग, तो हाइलाइटर का उपयोग करते हैं, तो हाइलाइटर का उपयोग कर रहे हैं। तो देखो एक क वर्ग है, ठीक, रुको एक मिनट, हाइलाइटर का उपयोग, हाँ ये देखो क वर्ग है, ठीक है। क वर्ग, तो इसको और ख वर्ग, तो 1 और 2 वर्ग को ना क्या कहा जाता है, क और ख वर्ग को अघोष कहा जाता है। और जो 3 4 5 वर्ग है ना, ये देख रहे हो, ग वर्ग, घ वर्ग और अंग वर्ग, इसे क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है। और जो 5 वर्ग के समूह है ना जी, जो अंग वाला वर्ग, उसको क्या बोला जाता है, नासिक का व्यंजन कहा जाता है। नासिक का व्यंजन मतलब नाक की सहायता से बोलने जाने वाला व्यंजन, ठीक है। इसी कारण से नासिक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो जो 5 वर्ग है ना, 5 वर्ग का जो अंगा वाला, अंगा, इया, ना मा, तो ये वर्ग को क्या कहा जाता है पता है, नासिक वर्ग कहा जाता है। नासिक वर्ग मतलब कि नाक की सहायता से बोले जाने वाला व्यंजन या वर्ण, ठीक है। तो इसे कहा जाता है नासिक। देखो आप नाक बंद कर कर बोल कर, तो देखो इसको बोल नहीं पाओगे आप। यदि नाक को बंद कर दोगे ना अपना दबाकर, और अंगा को बोलोगे, और इया को बोलो, और न को बोलो, और न को बोलो, और म को, तो आप बोल नहीं सकते, ठीक है। तो क्या है, इसके नाक की सहायता से बोले जाने वाला व्यंजन है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन बोलते हैं। आप बोल कर देख लो ना जी, बोल कर देखना। जो 5 वर्ग के है ना, जो इया वाला, ठीक है, अंगा, इया और ना और मा वाला, इस वर्ग के समूह को ना आप नाक बंद कर बोल कर देखना, आप नहीं बोल सकते। क्यों क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नाक की सहायता से बोले जाने वाला व्यंजन है ना। तो भाई नाक को बंद कर दोगे तो क्या बोल पाओगे, क्या नहीं बोल पाओगे। बोल कर देखना, इसलिए तो इसे नासिक व्यंजन कहते हैं ना, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नासिक व्यंजन बोला जाता है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मूल व्यंजन पढ़ रहे थे ना। मूल व्यंजन में हम स्पर्श व्यंजन देखे, ठीक है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें क्या है, जो स्पर्श व्यंजन है उसमें 25 होती है। और 25 में हम कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य के बारे में हम पढ़े हैं, ठीक है। और उसमें भी देखे कि 5 वर्ग होता है, पहला वर्ग क वर्ग, दूसरा वर्ग ख वर्ग, उसके बाद तीसरा वर्ग ग वर्ग और घ वर्ग, और उसके बाद इया वाला वर्ग, जिसमें हम क्या 5वें वर्ग को क्या बोलते हैं, इया वाले वर्ग को क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन बोलते हैं, जिसे नाक से बोला जाता है। पहला और दूसरा वर्ग को अघोष बोला जाता है, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ग को क्या बोला जाता है, घोष बोला जाता है। तो हम आगे स्टडी करेंगे अघोष और घोष के बारे में, तब मैं इसको एक बार और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं क्या है आगे, क्या है, हाँ उसके बाद क्या है, अंतस्य व्यंजन के बारे में, ठीक है। अंतः धन इस्य, ठीक है। तो अंतस्य व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो याद रखना क्या, इसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो अंतस्य व्यंजन किसे कहा जाता है, ऐसा व्यंजन जो ऐसा लगे कि आवाज़ अंदर से आ रहा है, मतलब ऐसा व्यंजन जो ऐसा हमको प्रतीत हो कि आवाज़ क्या हो, अंदर से आ रहा हो ना, तो इसको क्या बोलता है, अंतस्य व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है, अंतः मतलब अंदर, तो अंदर से आने वाला व्यंजन, ठीक है। तो जो व्यंजन ऐसा लगे कि आवाज़ अंदर से आ रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतस्य व्यंजन बोला जाता है। जैसे
या रा ला वा, ठीक है। तो जो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया, ठीक है। तो ये क्या अंतर से व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें या रा ला औवा शामिल है। और इसी को ना पाणिनि ने इसे संयुक्त रूप से ना क्या कहा जाता है पता है? देखो जी, यमुना कहा है, ये ना गलत टाइपिंग लिख गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसको क्या कहा है पता है? यन कहा है, यन यन। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा ना, वीडियो ना आप देखना, पानी ने इसे ना या रा ला वा को ना संयुक्त रूप से क्या कहा पता है? यन कहा, यन यन, या और ना, यन कहा है, ठीक है। यहाँ पर ना टाइपिंग मिस्टेक है, यमुना हो गया है, ठीक है। ये वास्तव में क्या है पता है? ये गलत है, ये यमुना गलत है, ठीक है। ये क्या कहा है? यन कहा है। तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो देख लेना, ठीक है। टाइपिंग में ये क्या है? यन है, ठीक है। तो जो पाणिनि ने क्या कहा है? अंतर से व्यंजन जो य र ला व है उसे क्या कहा है? यन कहा है संयुक्त रूप से, ठीक है। संयुक्त रूप से उन्होंने इसे यन बोल दिया, ठीक है, य र ला व को, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन की हम जब बात करें, ठीक है, तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसको बोलने में ना क्या होता है? संघर्ष तो करना पड़ता है, पता है, साथ ही ऊष्मा बाहर निकलता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा व्यंजन होता है ऊष्म संघर्षी। देखो, ऊष्म संघर्षी, संघर्ष करना पड़ रहा है, संधि विशेष करो, ऊष्म संघर्षी। देखो, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म मतलब ऊष्मा, जिसमें क्या लिखे? ऊष्मा निकले, और संघर्षी जिसमें क्या करे? संघर्ष करना पड़े। तो ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में क्या है? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ क्या हो? ऊष्मा भी बाहर निकले, ऐसे व्यंजन को क्या बोलता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जिसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब ये 4 क्या क्या है? सा 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 हा, ठीक है। देखो, आप स के बोलो, सरोता के सा बोलो, सरजम के सा बोलो, षटकोण के सा बोलो, हलवाई खा बोलो, ठीक है। हम ऐसे पढ़ते थे ना, पहली दूसरी में ऐसे ही पढ़ते थे, सपेड़ा के सा, षटकोण के सा, ठीक है, शक्कर के सा बोल देते थे, ठीक है, सलजम के सा या शक्कर के सा, और हलवाई के हा नहीं बोल नहीं देते थे जी। ऐसे तो पढ़ते थे क्या? अनार क्या, आम क्या, इमली की, इक के, उल्लू को, उन के, ऊ, ऋषि करी, एड़ी के, ऐना के, ओखली को, औरत के आ, ठीक है, अंगूर के आम, आहा, ऐसे नहीं पढ़ते थे, नहीं। उसके बाद तो धीरे धीरे हम पढ़े कि आ ई उ ए ऐ ओ आओ अम आहा, ऐसे पढ़ने लगे। नहीं, पहले वैसे ही पढ़ते थे। तो क्या है? उस संघर्षी व्यंजन में 4 है, जिसमें याद रखना सा, तीनों सा शामिल है और एक हा शामिल है। जिसमें देखो, आप बोलकर देखो, सा संघर्ष करना पड़ रहा है, और भाई काली के उसमें नहीं कर रहे हैं ना, सा सा हा, नहीं उसमें नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो उसमें संघर्षी व्यंजन की संख्या सा होती है, याद रखना, सा हा होता है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये सब होता है। उसके बाद क्या? संयुक्त व्यंजन की बात करें। अब देखो, हम पढ़ लिए क्या? मूल व्यंजन पढ़ लिए, जिसमें क्या 33 प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। 33 में क्या 25 और 4 4 पढ़े, ये अंतर से व्यंजन और इसमें करके। उसके बाद क्या? दूसरा जो व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन में हम प्रकार नहीं पढ़ रहे थे जी, ठीक है। तो व्यंजन के प्रकारों में हम क्या पढ़ रहे थे? इस बार से व्यंजन पढ़ रहे नहीं, मूल व्यंजन पढ़ रहे थे। तो मूल व्यंजन के बारे में हम स्टडी कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या? हमारा दूसरा व्यंजन के प्रकार में संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है ना, उसे ना संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर जो व्यंजन बनाता है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो याद रखना क्या होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या होती है? 4 होती है। जो कौन कौन से है? देखो, छतरी के छ, त्रा, ज्ञानी के ज्ञा और स्रा, ऐसे नहीं पढ़ते। तो ये क्या हो गया? छ हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और स्रा हो गया। तो देखो, जो छ है ना, जो छतरी का छ वाला है, छतरी का छ, वो किससे किससे मिलकर बना है? देखो, 2 व्यंजन से मिलकर बना है। एक क्या बना है? क से मिलकर बना है, और क्या से मिलकर बना है? स से मिलकर बना है। कौन सा स? षटकोण का स वाला, ठीक है। तो जो छ है ना, छतरी का छ वाला, ठीक है, छतरी का छ नहीं होता है जी, छतरी का छ ये, ठीक है। तो ये वाला जो छ है ना, वे किससे मिलकर बना है? का, आधा का और स से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद त्र की बात करें, तो त्र किससे मिलकर बना है? तो त्र क्या बना है? त और छोटा त और र से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, कि एक किससे मिलकर बना है? छोटा त और र से मिलकर बना है क्या? त्र। देखो, ये लिखा है ना, ये त्र, त और छोटा त और र से मिलकर बना है, ठीक है। ये छोटा त और र से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसे याद रखना। और जो ज्ञा है, ज्ञानी का ज्ञा, वो किससे मिलकर बना है? छोटा जा और इया से मिलकर बना है, ठीक है। और जो श्रमिक का श्रा है, श्रमिक में नहीं लिखना ऐसे, श्रमिक का श्रा, तो श्रमिक का जो श्रा है ना, वे क्या क्या बना है? आधा सा और र से बना है, ठीक है। यह ठीक, तो याद रखना इसको। तो ये क्या? संयुक्त व्यंजन 4 होता है,
तो संयुक्त व्यंजन उसे बोलते हैं जब दो व्यंजन आपस में मिलकर बना होता है ना, दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या चार होता है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र शामिल है। ठीक, संयुक्त व्यंजन के बाद हमारा जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है जी? जो तीसरा वो है वो कौन सा है? तो वो है क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है पता है? दो होती है। ठीक है, तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या क्या होती है? दो होती है, जिसमें हम दो डमरू केड़ा वाला अड़ा नहीं पढ़ते हैं, अड़ा। ठीक है, अड़ा और ढक्कन केड़ा वाला। ठीक है, देखो ये है डमरू केड़ा अड़ा और अड़ा। ठीक है, पढ़ा वाला अड़ा, अड़ा। ये हो गया डमरू केड़ा अड़ा, अड़ा हो गया अड़ा वाला। ठीक है, अड़ा। और ये हो गया ढक्कन केड़ा वाला अड़ा, अड़ा। ठीक है, जैसे ये पढ़ाई। ठीक है, अढ़ा। ठीक है, गढ़ा। नहीं पढ़ते हैं जी, तो ये जो आता है ना ढक्कन केड़ा वाला अड़ा, अड़ा। और ये है अड़ा, अड़ा, अड़ा। ठीक है, डमरू केड़ा वाला ढक्कन का अड़ा। तो ये है, तो जिसमें क्या होता है उच्छिप्त व्यंजन से बोला जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है, दोनों को। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बात करें अघोष और अघोष बता रहे थे ना। तो देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखते हैं। अब घोष और अघोष के बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या व्यंजन पढ़ लिए, व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी होती है बोलता हूँ जी। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है? मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। जिसमें क्या है, मूल व्यंजन की संख्या 33 होता है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है और उच्छिप्त व्यंजन की संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हम देख लिए कि मूल व्यंजन की को भी तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जिसमें हम कंठस्थ, तालु। ठीक है, और क्या पढ़े जी? कंठस्थ, तालु और क्या पढ़े हैं? तो याद करो, कंठस्थ, ताला, सॉरी, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। हम 5 प्रकार के पढ़े हैं और 5 थे, उसे 5 वर्ग में बांटा गया है, ये भी देखे थे। ठीक है, और 5 वर्ग को क्या बोलता है? नासिक व्यंजन बोला जाता है, जिसे नाक से क्या बोलते हैं कि सहायता से बोला जाता है। नहीं देखे थे, तो उसमें क्या देखे थे हम? अघोष देखे थे। तो अघोष में क्या होता है हम देखे थे? अघोष में 1 व 2 वर्ग। ठीक है, मतलब क वर्ग, रुको 1 मिनट। अघोष में देखे थे क्या है ऐसा वर्ण जिसे बोलने में ना स्वर तंत्रियों से कंपन न हो। ठीक है, तो अघोष ऐसे उससे बोला जाता है, ऐसे वर्ण को बोला जाता है जिसे बोलने में ना जो स्वर तंत्र है, ठीक है, में उसमें कंपन नहीं उत्पन्न होता है, इसे क्या बोला जाता है? अघोष बोला जाता है। तो याद रखना, अघोष का क्या होता है? ऐसा वर्ण जिसे बोलने में ना स्वर तंत्रियों का या स्वर तंत्र का में कंपन नहीं होता है। जैसे कि 1 व 2 वर्ग। ठीक है, तो 1 वर्ग और 2 वर्ग देखिए, क वर्ग और ख वर्ग की बात चल रहा है। ठीक है, क वर्ग और ख वर्ग। नहीं, हम नहीं पढ़े थे जी उसमें जी। ठीक है, किसमें? मूल व्यंजन में, जिसमें स्वर व्यंजन पढ़ रहे थे, तो क वर्ग और ख वर्ग। तो इसको याद रखना पड़ेगा ना जी आपको। ठीक है, जो वर्ग थे ना, क वर्ग था, इसमें क में क्या था? च था, च के बाद क्या था? ट था, ट के बाद क्या था? प था, उसके बाद क्या था? त था। ठीक, और ख वर्ग में क्या क्या था? ख था, ख के बाद क्या था? छ था, उसके बाद क्या था? ठ था, उसके बाद क्या था? फ था, और फ के बाद क्या था? था। ठीक है, ये था। तो ये क्या है? ये दोनों वर्ग को ना, 1 और 2 वर्ग के जो है उसे क्या बोला जाता है पता है अघोष बोला जाता है। ठीक है, और उसके साथ याद रखना क्या है? सा। ठीक है, जो तीनों सा है ना, उसे भी ना अघोष बोला जाता है। तो क्वेश्चन में आता है कि दे दिया रहेगा, ठीक है, वर्णों की संख्या को, कि इसमें से अघोष कौन है। तो याद रखना क्या है? क वर्ग और ख वर्ग। ठीक है, जो हम वर्ग नहीं पढ़े थे पहला दूसरा, क वर्ग, जिसमें क च ट प ता। तो इसको याद रखना ना, कचपटा। ठीक है, कच्छ टपत, टपत। ठीक है, कच्छ टपत। तो ट्रिक भी याद रखना भी, क्या है? क वर्ग में क्या होगा? जो पहला और दूसरा वर्ग उसमें क्या होगा? कच्छ। ठीक है, कच्छ टपत। ठीक है, तो याद रखना इसी करके, कच्छ टपत। ख वर्ग में बात करें तो इसमें क्या है? कच्छ। ठीक है, और इसमें क्या है? देखो, खच ठफम। ठीक, तो इसको ट्रिक बना लेना, आप ट्रिक से याद कर सकते हो, अपना अपना जो ट्रिक रहेगा। तो ऐसे मुझे ट्रिक पता नहीं है, लेकिन इसमें याद रखना कि क्या है? कछट और क्या है? फम। ठीक है, तो ये याद रखना है, कछप फम, ऐसे करके कछप, कछट, फम। और इसमें क्या? कच्छ टपत। तो कच्छ टपत क्या पहला वर्ग क्या होगा? कच्छ। ठीक है, टपत होगा, कच्छ
तपत, क वर्ग हो गया। इसमें क्या हो गया, क ख छ ठ, कछठ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, म फ थ। ठीक है, और कछठ फत। ठीक है, अब ऐसे आप अपना ट्रिक बना लेना, अपना याद करने का ट्रिक, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना क वर्ग और ख वर्ग, क्योंकि एग्जाम में आता है कि अब इसमें से कौन सा अघोष है ऐसे करके, तो आपको आंसर बनना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आता है कि इसमें से अघोष कौन है, इसमें से घोष कौन है, ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको ना बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा ना, नया नया एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे जो पेपर से के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो हम क्या देख रहे थे, क्या है, अघोष की बात कर रहे थे। तो अघोष में क्या होता है, क वर्ग और ख वर्ग, जो वर्ग एक और वर्ग दो, ठीक, इसमें जो शामिल होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। और क्या उसके साथ क्या याद रखना, स स सा, तो जो तीनों सा है ना, वो क्या होता है, अघोष होता है ना। तो याद रखना कि दे दिया जाता है कि स स सा, ये अघोष है कि नहीं, तो आप टिक कर लेना। ठीक है, आंसर में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये अघोष। और यदि हम घोष की बात करें, तो यदि घोष की बात करें तो ऐसा वर्ण जिसे बोलने में ना क्या स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, इसे क्या बोला जाता है, घोष बोला जाता है। तो जितने भी 3 4 5 है ना, 3 4 5 मतलब ग वर्ग, घ वर्ग और अंगा वर्ग। ठीक है, जो नाक से नासिका से बोलने वाला वर्ग, पांचों वर्ग वो, और ग वर्ग और घ वर्ग। ठीक है, तो इन जो 3 4 5 वर्ग है ना, इसे क्या बोला जाता है, घोष बोला जाता है। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, घोष किसे बोला जाता है। ठीक है, तो घोष ऐसा वर्ण जिसे बोलने में क्या स्वर तंत्रियों में क्या हो, कंपन उत्पन्न हो, इसे घोष बोला जाता है। और जिसमें ना 3 4 5 वर्ग है, और उसके साथ क्या है, य रा ला वा हा। देखो पाणिनि ने क्या है, य रा ला वा को क्या बोला है, यन बोला है। एक साथ संयुक्त रूप से क्या बोला है जी, यन बोला है ना। नहीं पढ़े थे हम लोग उसमें, स्पर्श व्यंजन में पढ़े थे क्या, य रा ला, नहीं सॉरी, स्पर्श व्यंजन में पढ़े थे ना। ठीक है, जो आगे लेकिन क्या था, य रा ला को पाणिनि ने क्या बोला था, यन बोला था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक और शामिल है, क्या है, हा। ठीक, तो याद रखना क्या है, घोष किसे किसे बोला जाता है, 3 वर्ग। 3 वर्ग में क्या है, ग वर्ग है, घ वर्ग है, ठीक है, और अंगा वर्ग है। ठीक है, अंगा करके ऐसे करके, तो ए वर्ग जो है ना इधर नीचे वाला, ये सब क्या है, घोष है। और उसके साथ क्या है, य र ला वा, और य र ला वा को पाणिनि ने क्या बोला, एक संयुक्त रूप से यन बोला है ना, तो ये याद रखना। तो और उसके साथ क्या है, ह भी शामिल है। ठीक है, तो इसको एक और एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो इसको हाँ, तो ये सब क्या है, घोष है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि इनमें से अघोष कौन है, इसमें से घोष कौन है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि इसमें से अघोष कौन है, इसमें से घोष कौन है, पहचानिए करके। तो वर्ण दे दिया जाता है 4 ऑप्शन में, उसमें आपको पहचान करना पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और हर साल आया है भाई, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ना, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो या चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम हो, केंद्र गवर्नमेंट की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन ना, वर्ण से यदि क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी इसमें से क्वेश्चन आता है, घोष और अघोष से। और एक क्या है पता है, और एक से क्वेश्चन आता है जिसका क्या नाम है पता, तो बता रहा हूँ, उससे क्या आता है, अल्प प्राण और महाप्राण। हम इसके बारे में बात करेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। तो बोला जाता है कि इसमें अल्प प्राण कौन है, इसमें महाप्राण कौन है, घोष कौन है और अघोष कौन है। तो यहाँ से ना क्या है, वर्ण वाला में ना, वर्ण और ध्वनि में यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखना अघोष और घोष को। तो घोष में और अघोष में क्या, क वर्ग ख वर्ग इसमें अघोष में आता है, और जो ग वर्ग घ वर्ग और अंगा वर्ग है ना, 3 4 5 वर्ग, ये आता है। और क्या है, अघोष में ना तीनों सा शामिल है, स स स। और क्या है, घोष में क्या होता है, य र ल व, जिसे पाणिनि ने क्या बोला है, संयुक्त रूप से यन बोला है, वो शामिल है। और साथ साथ उसमें जो हलवई के ह है ना, हल का ह, वो भी शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखना, घोष में ये सब शामिल है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें घोष। उसके बाद हम ना क्या है, अल्प प्राण और क्या है, महाप्राण से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देता है। ठीक है, तो हम अभी थ्योरी पर है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल के करेंगे। ठीक है, उसमें आप लोग ना इसको थ्योरी पहले पढ़ लो, उसके बाद हम बहुत सारे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसी से। तो जब यहाँ भी यदि वर्ण और ध्वनि से बात की जाए ना, तो यहीं से क्वेश्चन आता है, अघोष और घोष से, और क्या है, अल्प प्राण और क्या है, महाप्राण से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अब आप बात करते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण किसे कहा जाता है पता है, तो अल्प प्राण किसे बोलता है, जिसे बोलने में ना कम समय लगे ना, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण किसे कहा जाता है, अल्प मतलब कम। ठीक है, तो प्राण, ठीक है, जिसे बोलने में कम समय लगे उसे क्या क्या बोला जाता है, अल्प प्राण बोला जाता है। तो याद रखना क्या है, अल्प प्राण क्या है, जिसे बोलने में हम कम समय का यूज होता है। जैसे कि देखो, का देखो
पहला वर्ग शामिल है, तीसरा वर्ग शामिल है और पांचवा वर्ग शामिल है। ठीक है, तो क्या है अल्प प्राण में कौन कौन सा वर्ग है? पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, और अघोष में पहला, दूसरा शामिल है और जो तीसरा, चौथा, पांचवा है ना, ये सब क्या होता है? घोष होता है। और अघोष में और एक याद का तीनों सा था ना, वो अघोष के अंतर्गत आता है। और य वह है और ह है ना, वो क्या घोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अल्प प्राण की बात करें, ठीक है, तो अल्प प्राण की बात करें ना, तो क्या होता है? पहला वर्ग जो क वर्ग है वो, और तीसरा वर्ग जो घ वर्ग है, और जो पांचवा वर्ग है ना, जिसे हम नासिका वाला बोल रहे थे, जी जो नाकों से बोले जाने वाला व्यंजन बोल रहे थे, नासिक व्यंजन बोलते थे वो। ठीक है, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पांचों वर्ग। याद करना सीधा नासिक व्यंजन। ठीक है, तो अल्प प्राण के अंतर्गत ऐसे में याद रहेगा। आप पांच वर्ग तो भूल जाओगे, पांच वर्ग कौन सा है कौन सा है कौन सा है। तो मैंने नासिक व्यंजन बोला ना, तो याद रखना नासिक व्यंजन क्या है। नासिक व्यंजन नाक से, तो हम किसको नहीं बोल सकते हैं? अंगा, या, ना और माँ को नहीं बोल सकते हैं नाक से। तो ये ऐसे करके याद रखना। ठीक है, और तीसरा वर्ग में क्या है? ग वर्ग है। तो तीसरा, चौथा, जो पांचवा है, तो क्या हो है? एक घोष है। तो घोष का जो तीसरा वर्ग है ना, ग वाला, तो ग वर्ग इसमें शामिल है ना अल्प प्राण में, जिसे कम समय लगता है। जैसे कि आप बोल कर देखो, का, ग, अंगा, चा, जा, या, टा, डा, ना, ता, धा, ना, पा, बा, मा। इसको क्या है बोलने में? क्या है? कम समय की आवश्यकता पड़ा है। नहीं पड़ा है जी। ठीक है, तो इसे क्या बोलता है? अल्प प्राण। उसके साथ क्या है? या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा, जिसे पाणिनि ने क्या बोला है? यन बोला है। ये भी क्या है? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना कि अल्प प्राण के अंतर्गत बोल दिया जाएगा कि क्या इनमें से या, रा, ला, वा, क्या यह अल्प प्राण है? तो हाँ, यह अल्प प्राण है। और क्या है? एक घोष भी है ना, और घोष में एक अक्षर भी शामिल है। क्या? हाँ शामिल है। तो ये याद रखना अल्प प्राण में। ठीक है, अल्प प्राण के बाद हम बात करें क्या है? महाप्राण की बात करें। अब महाप्राण की बात करें तो इसमें क्या है? इसे बोलने में क्या है ज़्यादा समय लगे। ठीक है, जिसे बोलने में क्या होता है? ऐसा वर्ण जिसे बोलने में क्या है? ज़्यादा समय लगे, उसे क्या बोला जाता है? महाप्राण। महाप्राण मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसे बोलने में प्राण निकल जाए। ऐसा नहीं है, ये है क्या? जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगे। नहीं, महाप्राण मतलब कह दो ना जी कि जिसे बोलने में क्या प्राण निकल जाए, जिसे महाप्राण बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है? जिसे बोलने में क्या है? अधिक समय लगे ना, उसे क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो वर्ग, ख वर्ग और घ वर्ग, मतलब चौथा वर्ग जो घ वर्ग है ना, वो शामिल है। ठीक है, तो महाप्राण किसे को बोला जाता है? वर्ग दो को बोला जाता है, जिसमें ख, छ, ठा, था, फा और घा, झा, ढा, धा और भा शामिल है। ठीक है, तो इसको याद करना, और नोट में याद करना क्या? जो तीनों सा है ना, और उसके साथ जो हा है, सा और उसके बाद हा, तो जो हलवाई के जो हा है वो क्या है? इसमें ना महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जो जैसे हम हा बोल रहे हैं, देखो, सा, सा। ठीक है, जो व्यंजन है और हा है, इसको देखो बोलने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है जी। हाँ, तो उसके बाद जैसे खा बोल रहे हैं, छा बोल रहे हैं, ठा बोल रहे हैं, था बोल रहे हैं, फा बोल रहे हैं, घा बोल कर देखो, झा बोल कर देखो, धा बोल कर देखो, धा बोल भा बोल। भाई उच्चारण कर देखो ना, अधिक समय लग रहा है ना, तो जो अधिक समय लगता है ना, उसको महाप्राण कहा जाता है। तो क्वेश्चन में जब भी आए, एक तो भाषा क्या उच्चारण में, अब उच्चारण करना सीख गए ना, तो आप ना महाप्राण लघु प्राण में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब भाई वर्ग याद करोगे, दो वर्ग को बोला जाता है, चार वर्ग को। ठीक है, लेकिन बोल कर देखो ना भाई, का, खा, लेकिन बोल के उच्चारण में भी हम नहीं समझ सकते। लेकिन आपको याद रखना रहेगा कि दो और चार वर्ग के जो वर्ग है ना, उसे क्या बोला जाता है? उनके जो वर्ण है उसको क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। तो इसको अपना रटना पड़ेगा, रट लो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना। ठीक है, क्योंकि पूछता है। और उसके बाद हम ना नोट याद करते हैं। ठीक है, नोट क्या याद करते हैं कि जो कंठ, देखो इसमें क्या है और कुछ है, कंठ तालव्य। ठीक है, तो कंठ तालव्य है ना, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? ए और आय आता है। क्वेश्चन ने पूछा है, ये अपवाद रहता है, अपवाद नहीं है जी, मतलब है जो हम नहीं पढ़ते हैं, थ्योरी में नहीं पढ़े रहते हैं इसको, लेकिन क्या क्वेश्चन आता है। तो कंठव्य, ये कंठ तालव्य की बात करें ना, कंठ तालव्य के अंदर करना ए और आय आता है। ठीक है, तो याद करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आया है ना, इसलिए मैं इसको नोट डाउन कराया हूँ, नोट के रूप में ये ना, ये चारों को याद रखना। ठीक है, तो कंठ तालव्य की बात करें तो क्या है? इसमें ए और आय है। ठीक है, और संघर्षी की बात करें ना, देखो हमने क्या है क्या पढ़े हैं? हम ये पढ़े थे क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन पढ़े थे, लेकिन संघर्षी व्यंजन की बात कर रहा है तो भाई ऊष्म संघर्षी व्यंजन अलग है और संघर्षी व्यंजन अलग है। जैसे कि खा, झा, फा, सा, हा, ये क्या है? संघर्षी व्यंजन आते हैं। तो क्वेश्चन में आता है ना, इसलिए नहीं, ये क्वेश्चन आया, इनसे क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं इसको ना नोट डाउन अलग से
कर लिया हूँ ना। तो इसको याद रखना कि कंठस्थ तालव्य में ए और ए शामिल है। संघर्षी में क्या है, ख ज फ स स स ह शामिल है। और स्पर्श संघर्षी, देखो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा है ना कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो यदि स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें ना तो इसके अंतर्गत क्या छ छ ज झ आता है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद क्या है, प्रकंद व्यंजन के अंतर्गत ना एक ही आता है जिसको हम र बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकंद व्यंजन के अंतर्गत ना र आता है, और जो पार्श्विक व्यंजन है ना उसके अंतर्गत हम एक एक को ही लेते हैं, उसको ला को लेते हैं। तो याद करना, प्रकंद व्यंजन किसे मात्र एक ही है, र है। और पार्श्विक व्यंजन ना पार्श्विक व्यंजन में ला है, याद रखना, ठीक है। और स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ है, और संघर्षी में क्या है, ख झ फ स स ह है। और कंठ तालव्य में क्या है, ए और ए है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको अलग से क्या है नोट डाउन कराया हूँ ना। तो इसको ना आप लोग ना याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया, जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये सबका जिक्र है ना, तो देख लेना। तो हम ना नेक्स्ट क्या है, इतना ना हमारा क्या है, यहीं पर हमारा वो जो है क्या, वर्ण एवं ध्वनि यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ना। तो मैं ना आप लोगों को वर्ण एवं ध्वनि की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराऊंगा। कम से कम मैं तो 50-100 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराऊंगा इससे, जो एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जिससे क्या है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपसे छूट ना पाए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कर आना है, ठीक है। इसको बार बार रिविजन कर लेना, रट लेना, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, समझना बस, ठीक है। समझ भी सकते हो, रटना तो पड़ेगा। क वर्ग क्या, ख वर्ग क्या, ग वर्ग, ये याद रहना चाहिए। इसको कंठस्थ आप याद कर लेना, अपने जुबान में याद रहना चाहिए, कंठस्थ कर लेना। इसको आता है यहाँ से क्वेश्चन, घोष अघोष से आता है, ठीक है। लघु प्राण और महाप्राण से क्वेश्चन आता है, तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वर्ण और ध्वनि का जो है हमारा वीडियो ये कंप्लीट मतलब यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलूँगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।